आइए आज आप लोगों को क्लास 12th का मैथ जिसमें चैप्टर 3 है, चैप्टर का नाम मैट्रिसेज है, उस चैप्टर को चालू करते हैं। तो आज कुछ थ्योरी पोर्शन है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए, आप लोग अच्छा करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेज, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेज। ठीक है, मैट्रिक्स का सबसे पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। मैट्रिक्स एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर शेप में कोई अरेंजमेंट करेंगे जिसमें नंबर होगा। क्या होगा? नंबर होगा। फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी कि एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कहने का मतलब या तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के शेप में इसके अंदर अगर हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डाल दिए, ठीक है, तो ये भी एक अरेंजमेंट हुआ रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी हम डाल सकते हैं, उसके बाद डबल मॉडुलस के अंदर भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, इस तीन वो साइन है, इस तीनों साइन का प्रयोग है। मैक्सिमम बुक में इसी साइन का प्रयोग है, ऐसा ही शेप लिया जाता है। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा और इस सिंबल का उपयोग बहुत कम है। ठीक है, तो इस तीनों में से इस दोनों का प्रयोग आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा, इसका बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो आइए दूसरा पॉइंट है, इफ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns then we say that its order is m by n and retain as m cross n। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो है और n कॉलम्स है, ठीक है, देन उसको हम कह सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे m by n और लिखेंगे m cross n। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स है तो उसको हम पढ़ेंगे m by n और लिखेंगे रिटेन एज लिखेंगे m क्रॉस n। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दे रखा है जिसमें मान लीजिए कि 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको पढ़ेंगे 2/3। यहाँ पर m रो था, n कॉलम था, तो वहां पर पढ़ते थे m by n, कहीं पर 2 3 रहेगा 2/3 पढ़ेंगे, इसी को 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट है, इफ हैव 4 नंबर्स 1 2 3 एंड 4। मेरे पास 4 नंबर दिया हुआ है, इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखिए करके देखते हैं। सबसे पहला अरेंजमेंट इसका हम ले सकते हैं, 1 2 3 और 4 का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। एक अरेंजमेंट हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसी के साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और 3 4 उधर भी लिख सकते हैं, 1 2 को इधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसी को हम ऐसे लिखे 1 2 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4, इस प्रकार से अरेंज करेंगे तो ये अरेंजमेंट गलत है। इसको हमको कंप्लीट करना होता है, जितना रो में है उतना कॉलम में भी एलिमेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं। आइए उसके बाद है, नोट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज यूजुअली रिटेन एज m क्रॉस n। ऑर्डर मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में किस प्रकार से अरेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं। जिसमें हमको m रो है और n कॉलम है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला कि अगर समझिए, थोड़ा रफ में कुछ समझ लीजिए, उसके बाद अच्छे से समझ पाइएगा। मान के चलिए हम कहीं पर लिख दिए 2 4 3 5 6 7 2 1 3 कुछ भी। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है 2 4 3, तो इस लाइन को हम बोलते हैं रो। ये जो लाइन गया है इसको बोलते हैं रो।
इसको बोलते हैं रो। इस लाइन को भी बोलेंगे रो, ठीक है, इसको भी बोलेंगे रो, और इसको भी बोलेंगे रो, ठीक है, इसको भी बोलेंगे रो। और ये जो खड़ा वाला लाइन है, खड़ा वाला, इसको बोलेंगे कॉल्यूम, इसको बोलेंगे कॉल्यूम, इसको भी बोलेंगे कॉल्यूम, इसको भी बोलेंगे कॉल्यूम। कॉल्यूम को सी से डिनोट करते हैं और रो को आर से, तो इसको हम आर लिख सकते हैं। पहला रो है तो इसके कारण इसका नाम R1 भी दे सकते हैं, दूसरा रो है इसका नाम R2 भी दे सकते हैं, तीसरा है इसका नाम R3 भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से कॉल्यूम हो गया खड़ा वाला और परा वाला रो हो गया, तो इसको हम C1, इसको C2 और इसको C3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से अरेंज करें, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए कि यहाँ पर m क्रॉस n ऑर्डर का अरेंज करना है, हमको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का करना रहा, ठीक है। तो समझिए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर में कहने का मतलब हुआ इसमें 2 रो होगा और 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो समझते हैं, सबसे पहले तो मेरे पास 2 रो होना चाहिए, तो इसको हम पहला रो के कारण कहीं पर हम लिखते हैं AIJ के फॉर्म में, तो ith रो होता है, jth कॉलम होता है, तो इसको हम पहला एलिमेंट का अगर हम नाम देते हैं A11, A11 कहने का मतलब हुआ पहला रो का पहला एलिमेंट, और इसी का इसको देते हैं A2n, A21 कहने का मतलब ये जो लाइन जगह रो होता है, ये भी लाइन जगह रो होता है, तो ये 1 दर्शाता है कि पहला रो है, और ये 1 दर्शाता है कि पहला रो का पहला एलिमेंट है, और E2 दर्शाता है कि दूसरा रो है, दूसरा रो का पहला एलिमेंट है। इसी में A1 2 लिखेंगे तो रो तो पहला ही चल रहा है, नंबर दूसरा हो गया, यानी कि पहला रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। A13 लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया कि पहला रो का तीसरा एलिमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी चलेंगे, तो इसको A22 लिखेंगे यानी कि दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, इसी को A23 लिखेंगे यानी दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट, और इसी का जो ऑर्डर होगा जो यहाँ लिखा है 2 क्रॉस 3, कहने का मतलब हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स हमको अरेंज करना था जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। तो इसमें देखिए 2 दर्शाता है रो को, ठीक है, तो इसमें देखिए पहला रो और दूसरा रो, 2 रो हो गया, और 3 दर्शाता है कॉलम को, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि अरेंजमेंट मेरा सही है। इसी प्रकार से हमको m क्रॉस n ऑर्डर का दर्शाना है कि उसको हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मान के चलिए कि हम m क्रॉस n ऑर्डर का बना रहे हैं, तो पहला रो के पहले एलिमेंट को A11 लिखेंगे, ठीक है, इसको A12 लिखेंगे, इसको A13 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम A1n तक चलेंगे, कहने का मतलब A1n तक, कहने का मतलब हो गया कि पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का तीसरा एलिमेंट, और पहला रो का nवां एलिमेंट, यानी कि हमको कॉलम तो n तक जाना है, ठीक है। इसलिए अब जाएंगे दूसरा रो पर, तो A21 दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट। इसी प्रकार से हम कहां तक जाएंगे, दूसरा रो का nवां एलिमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से हम नीचे भी आएंगे तो देखेंगे हमको m रो तक जाना है, तो पहला रो दूसरा रो, इसी प्रकार से m तक जाएंगे, यहाँ पर A31 होगा, A41 होगा, इसी प्रकार से चलेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे, m तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AM1, कहने का मतलब हुआ m रो का पहला एलिमेंट ये था, दूसरा, तो दूसरा रो का पहला, m रो में चले गए तो m रो का पहला एलिमेंट, ठीक है। दूसरा आएगा m रो का दूसरा एलिमेंट AM2, बॉटम पर M2 लिखेंगे, M2 अलग अलग है, ठीक है। इसी प्रकार से AM3 लिखेंगे, ठीक है, यानी m रो का तीसरा एलिमेंट, ये 3 दर्शा रहा है कि तीसरा कॉलम है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कहां तक जाएंगे, AMN तक, m दर्शाता है रो को, m दर्शाता है कॉलम को, तो ये हो गया m रो का nवां एलिमेंट, यानी कि टोटली हम इसी प्रकार से इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे, यहाँ पर भी चलते हुए आएगा, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं, और इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, m क्रॉस n। लिखेंगे m क्रॉस n, पढ़ेंगे m बाय n। तो अगर कहीं पर हमको लिखा रहे कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n या m बाय n इज यूजुअली रिटेन एज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से लिखेंगे। पहला रो का पहला एलिमेंट यानी A11 E1 दर्शाता है रो को, और E1 दर्शाता है कॉलम को, यानी पहला रो का पहला एलिमेंट कह सकते हैं। इसी को E भी कह सकते हैं, पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, या इसी को इस प्रकार से भी जानते हैं, पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का तीसरा एलिमेंट। E1 दर्शाता है रो को, और E2 दर्शाता है कॉलम को, E3 दर्शाता है कॉलम को। इसी प्रकार से ये दूसरा रो में आ गए तो A2n यानी कि दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट, इसी प्रकार से दूसरा रो का nवां एलिमेंट। इसी प्रकार से इधर भी चलेंगे तो mवां रो तक आएंगे तो mवां रो का पहला एलिमेंट, mवां रो का दूसरा एलिमेंट, mवां रो का तीसरा एलिमेंट, इसी प्रकार से mवां रो का nवां एलिमेंट तक चले जाएंगे। यही मेरा अरेंजमेंट है। आइए इसमें कुछ और देखते हैं, तो आइए इसमें कुछ और पॉइंट है उसको लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट। नोट, पहला पॉइंट है ए मैट्रिक्स यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, दैट मींस ए कैपिटल बी कैपिटल सी जेड तक, यानी कि मैट्रिक्स को हम प्रयोग में लाएंगे कैपिटल लेटर का प्रयोग करके, यानी कि कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, कहीं पर अगर हमको लिखा रहे 2 4 5 6, ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे कि लेट A इक्वल्स टू 2 4 5 6, या B मान सकते हैं, C मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में, इसको स्मॉल ए नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यही कहना है पहला पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है द प्लुरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेस, ठीक। तीसरा पॉइंट है ए मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर्स, मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, कोई संख्या नहीं है, वो एक अरेंजमेंट है, ठीक है। एंड इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, और मैट्रिक्स का जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो उस मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में ही आएगा, उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा। एलिमेंट का वैल्यू फाइंड करना है, उसका वैल्यू न्यूमेरिकल आ सकता है, नंबर आ सकता है, लेकिन मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है और इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ सकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, तो उसमें फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है each of the mn numbers, बोला each of the mn numbers constituting an mn matrix, कहने का मतलब m क्रॉस n या m बाय n मैट्रिक्स। m क्रॉस n अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है तो उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उतना नंबर जो है सो नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है। इज नॉन एज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस mn को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जानते हैं, ठीक है। The elements of matrix may be scalar और वेक्टर क्वांटिटी, और किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट वेक्टर और स्केलर दोनों हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे बात को समझ लिए कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेस होता है, और मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है और इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर पता है तो उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है तो उसका जितना भी फैक्टर होगा वो सारा उसका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अगर हमको ऑर्डर फाइंड करना रहे और एलिमेंट दिया रहे तो हम एलिमेंट को फैक्टर देखेंगे, कितना फैक्टर इसका बनने वाला है उतना उसका ऑर्डर कहलाएगा, उतना ऑर्डर पॉसिबल होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन लिए हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2 गुना 4 मैट्रिक्स, यानी 2 क्रॉस 4 या 2 बाय n, पढ़ेंगे इसको 2 बाय 4 और लिखेंगे 2 क्रॉस 4, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट अ 2 बाय 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाय aij इक्वल्स टू 2i + 3j बाय 4।
हमको एलिमेंट इसका पता है ए आई जे के फॉर्म में। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर हमको ऑर्डर पता है किसी मैट्रिक्स का, मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या एलिमेंट है हमको कुछ पता नहीं, इसका ऑर्डर मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 4 है, तो कोई बात नहीं 2 क्रॉस 4, तो इसके एलिमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ए आई जे, ठीक है, ए आई जे 2 क्रॉस 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। आई रो को बताता है, ith रो और जेथ कॉलम, यानी आई रो को बताता है और जेथ कॉलम को बताता है। और इसमें अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं, इससे पहले n ऑर्डर का बताए थे। पहला एलिमेंट था a11, तो आई जे के फॉर्म में था ना, a12 आई जे के फॉर्म में था, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में बता सकते हैं। इसका जो एलिमेंट होगा ए आई जे के फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए ए आई जे एलिमेंट का नाम दे दिया। ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है तो 2 क्रॉस 4 लिख दिए, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम निकाल लेंगे कि a11 के स्थान पर क्या आएगा, a12 के स्थान पर क्या आएगा, इसी प्रकार से हम चलेंगे, ठीक है। इसका जितना भी एलिमेंट होगा ए आई जे के फॉर्म में रहता है, पीछे हम देख चुके हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। तो गिवन मेरे पास क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू 2i प्लस 3j बाय 4, हमको इतना पता है। दिया है कंस्ट्रक्ट करना है 2 गुना 4 का मैट्रिक्स, तो हम लेट कर लेंगे, लेट मैट्रिक्स ए, कैपिटल एस, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जो भी मानेंगे ए बी सी, जो भी मानना है हम कैपिटल लिखेंगे। लेट ए कर लिए, जिसका ऑर्डर हमको पता है 2 क्रॉस 4 होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर हमको दे रखा है, ठीक है। अब हम समझते हैं, हम आपको बताए हैं कि 2 बताता है रो को और 4 बताता है कॉलम को। कहने का मतलब 2 को रो होना चाहिए और 4 को कॉलम होना चाहिए, मान लेंगे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट का नाम देंगे a11, दूसरा का a12, तीसरा का a13, चौथा का a14। कहने का मतलब हुआ a14, ठीक है। उसी प्रकार पहला रो का 4 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। दूसरा रो में जाएंगे तो a21, a22, a23, a24 और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है। अब हम देखते हैं कि 2 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम माने हैं या नहीं माने हैं, ठीक है। तो आइए पहला रो का पहला सबसे पहले इसमें देखिए एक रो नजर आ रहा है, एक रो, ये तो 2 रो है, इसको हम R1 कह सकते हैं, इसको R2 कह सकते हैं, ठीक है। और कॉलम का बात करेंगे तो 1 2 3 और 4, 2 को सोया हुआ है और 4 को खड़ा है, तो परा वाला रो कहलाता है, खड़ा वाला कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्ट कर ले। अब हमको क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम मान लिए यहाँ पर a11 के स्थान में पर कौन सा वैल्यू आने वाला है, a12 के स्थान पर कौन सा वैल्यू आने वाला है, तो हम इसी को फाइंड आउट करेंगे। जिसके लिए हमको दे रखा है कि उसका जो एलिमेंट है ना ए आई जे के फॉर्म में, ए आई जे हमको दे रखा है 2i प्लस 3j बाय 4 होता है। तो सबसे पहले हम a11 निकाल लेंगे। a11 किसके माध्यम से निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार लिख लीजिए ए आई जे इक्वल्स टू 2i 3j बट्टे 4, ठीक है। अब हमको सबसे पहले a11 निकालना है, तो a11 देखिए ए आई जे था तो i के स्थान पर i और j के स्थान 2 के साथ i और 3 के साथ j जा रहा था, तो इसी प्रकार से इसमें i का वैल्यू 1 हो जाएगा, j का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम i के जगह पर 1 रखेंगे और j के जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बट्टा 4 तो कांस्टेंट है, इस पर इसके स्थान पर कुछ भी नहीं रखेंगे, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 1 से करेंगे 3 और बट्टा में 4, यानी कि 5/4, इसका आंसर हो जाएगा 5/4, ठीक। इसी प्रकार से हम a12 निकालेंगे, a12, तो अब i के स्थान पर 1 आ रहा है और j के स्थान पर 2 आ रहा है, तो 2 और i के स्थान पर 1 डालेंगे, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना और j के स्थान पर क्या है 2, तो 2 डालेंगे, ठीक है। बट्टा में 4 है तो 4 डालेंगे, यानी 2 3 दूना 6 और 2 8, यानी 2 प्लस 6 बट्टा 4, यानी कि 8 बट्टा 4, और इसको काट देंगे तो 4 दूना 8, यानी बचेगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से a13 निकाल लेंगे, तो
i के स्थान पर 2i, तो 2 तो रहेगा, i के स्थान पर कितना आ रहा है 1, तो डालेंगे 1, प्लस 3 तो 3, और j के स्थान पर आ रहा है 3 तो लिखेंगे 3, और बट्टा में 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 3 9 और 2 1 2, 9 2 11, यानी कि 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 बट्टा 4, यानी कि 11 बट्टा 4। ठीक है, इसी प्रकार से A14 निकाल लेंगे, A14 में i के जगह पर आ रहा है 1 और j के जगह पर 4, तो इस इक्वेशन में 2 का 2, i के जगह पर 1 और 3 तो 3 रहेगा और j के जगह पर 4 देंगे, बट्टा में 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 तिया 12, 2 14, यानी कि 2 प्लस 12 बट्टे 4, यानी कि 14 बट्टे 4। इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 2 9 4, यानी 7/2 आ जाएगा मेरा। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, इसी प्रकार से प्रथम रो के सारे एलिमेंट को निकाल लिए, अब दूसरा रो के सारे एलिमेंट को निकालेंगे। तो अब निकालेंगे A21, क्या निकालने वाले हैं A21, तो दूसरा रो का पहला एलिमेंट है और मेरे पास इक्वेशन है aij के फॉर्म में 2i प्लस 3j बट्टा 4, तो 2 लिखेंगे, i के स्थान पर 2 है तो 2 डालेंगे, प्लस उसके बाद 3 तो 3 और j के स्थान पर 1 है तो गुना में 1 डालेंगे, बट्टा 4, यानी कि 2 दूना 4 3 7, 7/4। ठीक है, 2 दूना 4 और 3 7 बट्टा 4। A22 निकालेंगे, A22 कहने का मतलब i का वैल्यू, इसमें i का भी वैल्यू 2 है और j का भी वैल्यू 2 है, तो 2 गुना i है इक्वेशन में, तो 2i का वैल्यू 2 प्लस, तो प्लस 3 तो 3 गुना में j के जगह पर क्या देंगे 2, तो 2 और बट्टा में 4। ठीक है, तो लिखेंगे 2 दूना 4 और प्लस 3 दूना 6 बट्टा में 4। ठीक है, यानी 10 बट्टा 4। इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, यानी कि 5 बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A23 निकाल लेंगे, यानी दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन है 2i प्लस 3j/4, तो 2 के जगह पर 2 डालेंगे, i के जगह पर 2 है तो 2 डालेंगे, प्लस 3 तो 3 और j के जगह पर 3 है तो 3 डालेंगे, बट्टा में 4 है तो 4 डालेंगे, 2 दूना 4 प्लस 9 3 तिया 9 और बट्टा में 4, यानी कि 9 4 13 बट्टा 4। ठीक है, इसी प्रकार से A24 निकाल लेंगे, दूसरा रो का चौथा एलिमेंट, यानी इसको हम फाइंड कर रहे हैं। तो इक्वेशन है aij के फॉर्म में 2i प्लस 3j बट्टा 4। ठीक है, तो 2i के स्थान पर है 2 तो देंगे 2 प्लस 3 और j के स्थान पर है 4 तो देंगे 4 और बट्टा में 4। ठीक है, इसी प्रकार से 2 दूना 4 प्लस 3 चौका 12 बट्टा में 4, यानी कि 12 4 16, 16 बट्टा 4 और इसको काटेंगे तो बचेगा 4। तो हम इस सारे एलिमेंट को फाइंड कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं मेरा जो कंस्ट्रक्ट किए हैं तो मैट्रिक्स क्या बनने वाला है। तो हम अब A बराबर हम जानते हैं कि मेरे पास A बराबर A11 A12 A13 है, A14 है, A21 A22 A23 A24 है। ठीक है, तो A इक्वल्स टू हम सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। A11 के जगह पर A11 निकाले हम 5/4 तो डाल देंगे 5/4। उसके बाद A12 निकाले हैं 2 तो डाल देंगे 2 A12 के स्थान पर। A13 निकाले हैं 11/4 तो लिख देंगे 11/4। उसके बाद A14 निकाले हैं 7/2 तो लिख देंगे 7/2। इसी प्रकार से दूसरा रो में आएंगे A21 निकाले हैं 7/4 तो लिख देंगे 7/4। उसके बाद A22 निकाले हैं 5/2 तो लिख देंगे 5/2। ठीक है, इसी प्रकार से A23 निकाले हैं 13/4 तो लिख देंगे 13/4। इसी प्रकार से A24 निकाले हैं A24 यानी कि दूसरा रो का चौथा एलिमेंट 4 तो लिख देंगे 4। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमको कंस्ट्रक्ट करना था। तो आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं फिर चलते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन है
कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 whose elements is given by aij equals to modulus 2i minus 3j। ठीक है, कहने का मतलब हुआ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर यानी 3/2 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके लिए एलिमेंट्स दिया हुआ है aij equals to 2i minus 3j मॉडुलस के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। तो गिवन 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 मेरे पास क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू मॉडुलस 2i माइनस 3j। ठीक, अब समझिए बात को, और हमको कंस्ट्रक्ट करना है 3 गुना 2 का मैट्रिक्स। तो जितना ऑर्डर का हमको कंस्ट्रक्ट करना है उसको पहले हम मानेंगे। ठीक है, तो मानेंगे तो लेट कर लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, और मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। कहने का मतलब इसमें 3 गो रो होना चाहिए और 2 गो कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो हम मानते हैं A11 A12। कहने का मतलब हुआ पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, इसको मानेंगे A21, इसको A22, इसको A31, इसको A32। कहने का मतलब हुआ इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, 3 गो रो बन गया और 1 कॉलम 2 कॉलम बन गया। इसको हम मान लिए A11 A12 यानी कि पहला रो मेरा कंप्लीट हो गया। और हमको 2 ही कॉलम चाहिए था, हमको 2 ही कॉलम चाहिए था, तो इसलिए कॉलम में हम 1 और 2 तक गए। ठीक है, और रो हमको 3 चाहिए था तो 3 तक गए। ठीक है, अब हमको इस A11 के स्थान पर क्या आएगा, A12 के स्थान पर क्या आएगा, A21 के स्थान पर क्या आएगा, यही वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए करते हैं, और इस इक्वेशन के सहायता से हम इसको निकालेंगे। हम इससे पीछे भी बता दिए हैं कि ये सारा एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में होता है। आई बताता है रो को और जे बताता है कॉलम को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम A11 निकाल लेंगे। A11 तो A11 उसके लिए हमको इक्वेशन है 2i माइनस 3j का मॉडुलस। ठीक है, तो 2i, i का वैल्यू इसमें है 2 1, इसमें i का वैल्यू है 1, तो 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 1, j का भी वैल्यू 1 है और मॉडुलस है। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 1 2 और 3 गुना 1 माइनस 3। मॉडुलस के अंदर बन जाएगा -1 और -1 मॉडुलस से बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसी प्रकार से A12 निकाल लेंगे। A12 निकालेंगे तो 2 रहने देंगे मॉडुलस के अंदर, i के स्थान पर 1 है तो 1 देंगे, -2 -3 तो 3 और j के स्थान पर क्या है 2 तो देंगे 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 को 2 से करेंगे तो माइनस का 6, माइनस है तो माइनस, तो बच जाएगा मेरे पास माइनस का 4, जो कि मॉडुलस से बाहर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 4। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे A21। ठीक है, तो A21 निकाल लेंगे तो मॉडुलस 2i क्या है 2i, तो 2i के स्थान पर इसमें 2 तो देंगे 2 गुना 2, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 और j के स्थान पर क्या है 1 तो डाल देंगे 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 को 1 से करेंगे तो 3, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस, और 4 में से 3 गया तो 1 बच गया और बाहर आएगा तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही पॉजिटिव होकर मॉडुलस से निकलता है। ठीक है, और उसके बाद निकाल लेंगे A22। ठीक है, A22 तो 2 और i के स्थान पर इसमें क्या है 2, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, माइनस है तो माइनस, फिर लिखेंगे 3j, तो 3 और j के स्थान पर है 2 तो देंगे 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 दूना 4, माइनस का माइनस, 3 दूना 6 तो 6, यानी कि इसको हम 4 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2। ठीक है, और इसको बाहर निकालेंगे मॉडुलस से तो प्लस का बन जाएगा 2। अब हमको A31 निकालना है। क्या निकालना है A31, A31 तो 2i तो 2 गुना i का वैल्यू इसमें 3 है तो 3 माइनस 3j, j का वैल्यू इसमें 1 है तो 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मॉडुलस के अंदर 2 तिया 6 माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3, यानी 6 में से 3 गया तो मॉडुलस में बच जाएगा 3, जो कि बाहर आके बनेगा 3। उसके बाद निकाल लेंगे A32
A3 2, तो 2i इक्वेशन है 2i, तो 2 का 2 i का वैल्यू इसमें है 3, तो 3 माइनस 3j का वैल्यू है 2, तो देंगे 2, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे मॉडुलस का, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, और माइनस और 3 दूना 6, तो 6 में से 6 गया तो 0, और मॉडुलस से बाहर आएगा तो 0, टोटली 0। तो हम सारे एलिमेंट को फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, इसको अरेंज कर देंगे, इसको सजा देते हैं हम। तो मेरे पास हमको पता है कि a इक्वल्स टू हम माने थे a11 a12 a21 a22 a31 a32, ठीक है, इतना माने थे। अब जहां जहां जिसका वैल्यू निकला वहां वहां डाल देंगे, a11 के स्थान पर a11 का वैल्यू डालेंगे, तो a11 का वैल्यू आया है 1, ठीक है, a12 के स्थान पर डालेंगे 4, क्योंकि a12 का वैल्यू आया है 4, ठीक है। इसी प्रकार से a21 के स्थान पर डालेंगे 1, तो a21 यहाँ है तो डालेंगे 1, और a22 के स्थान पर डालेंगे 2, तो a22 यहाँ है तो डालेंगे 2। उसके बाद a31 के स्थान पर आया 3, तो डालेंगे 3, और उसके बाद a32 के स्थान पर आया 0, तो डालेंगे 0। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि हम 3 गुना 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन के माध्यम से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर यही आने वाला है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चन है इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कहने का मतलब हुआ, अगर किसी मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है तो उसका ऑर्डर क्या सब पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर पहले एक बात हम समझ लेते हैं, मान के चलिए हमको ये बात नहीं पता है कि मान के चलिए इसमें देते 2 4 6 9, ठीक है, और यहाँ पर हम समझते हैं इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, एक रो है दूसरा रो है, तो पहले रो लिखा था तो 2 क्रॉस और कॉलम कितना है 1 और 2, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अगर हमको इसमें कुछ नहीं दिया रहता एलिमेंट, कुछ नहीं दिया रहता और पूछता है इसमें कितना एलिमेंट आने वाला है, कितना एलिमेंट आने वाला है तो हम इस दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 दूना क्या होता है 4, इसमें 4 एलिमेंट आएगा। 4 एलिमेंट कैसे, अभी हम देखें a11 आएगा, a12 आएगा, a21 आएगा, a22 आएगा, इसी प्रकार से 4 एलिमेंट आएगा। यानी ऑर्डर का जो मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। और अगर हमको, तो इससे हम इतना तो समझ सकते हैं किसी ऑर्डर को गुना करके जो नंबर आता है वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, और कहीं पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया रहेगा तो उसी का जो फैक्टर होगा वही उसका क्या कहलाएगा ऑर्डर। तो इसी प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट है, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट आने वाला है, तो इसका यहाँ पर जो ऑर्डर बनता है वो कितना पॉसिबल है, तो 8 का जितना भी फैक्टर होगा कहने का मतलब 8, ठीक है, 8 को हम किस किस फैक्टर में लिख सकते हैं, तो इसको एक सबसे पहला लिख सकते हैं 1 गुना 8, उसके बाद 2 गुना 4, उसके बाद 3 से नहीं होगा, उसके बाद 4 गुना 2, उसके बाद 8 गुना 1। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होगा उसका ऑर्डर या तो 1 गुना 8 बनेगा, या तो 2 गुना 4 बनेगा, या तो 4 गुना 2 बनेगा, या तो 8 गुना 1 बनेगा। यानी कि इसका जो ऑर्डर पॉसिबल है टोटल 4 पॉसिबल है, 4 ऑर्डर में इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 4 ऑर्डर इसका पॉसिबल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कहने का मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स है इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है यानी 18 है, तो इसको हम कितने ऑर्डर से सजा सकते हैं, इसका कितना ऑर्डर पॉसिबल है, तो 18 का हम फैक्टर कर लेंगे। तो 18 को सबसे पहले लिख सकते हैं 1 गुना 18, उसके बाद 2 गुना 9,
उसके बाद 3 गुना 6, उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से 6 गुना 3, उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 गुना 2, उसके बाद 18 गुना 1। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, इसका टोटल ऑर्डर 6 हम बना सकते हैं। 6 ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, समझ रहे हैं। यही इसका आंसर हो गया 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 6 गुना 3, 9 गुना 2, 18 गुना 1। 6 ऑर्डर इसका पॉसिबल है। उसी प्रकार से if a matrix has 7 elements, what are the possible orders it can have? इसमें 7 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स के पास, तो इसका कितना ऑर्डर पॉसिबल है और क्या क्या होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और इससे आगे का क्लास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होगा कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, इसका लेक्चर आपको कल मिलेगा। तो पहले इतना कवर करें, अच्छे से लिखें और मेरे साथ रेगुलर बने रहें। आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा, उसको आप अच्छे से कवर करें और प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से नए अंदाज में नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।